इवनिंग सर। नहीं बेटा, सर कल जो एक्सरसाइज थी आपकी 1.5 वो किया आप लोगों ने? उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? किसी में डाउट नहीं कोई? देखो वो रूल्स याद रखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 माइनस रूट 5, उसमें पूछ रहा है ये बताओ रेशनल है और इरेशनल। तो 2 तो आपका हो गया रेशनल और रूट 5 हो गया इरेशनल। तो रेशनल माइनस इरेशनल में आपको बताया था क्या आना है आपके पास, बताओ कौन बताएगा? कामना बताना। यस सर। ये फर्स्ट का जो आंसर है वो रेशनल है इरेशनल है 2 माइनस रूट 5? कामना बताओ फटाफट अब। सर इरेशनल। इरेशनल। ये 2 हो गया रेशनल माइनस ये इरेशनल, ये इरेशनल आ जाएगा आपको, ठीक है? इधर है तो इसमें क्लासिफाई कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट लाइन सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे कि आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 20, ये रेशनल प्लस इरेशनल माइनस इरेशनल। आंसर नहीं दे पाओगे, वो नहीं है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है? ये जो इरेशनल और इरेशनल है इनको कंबाइन करके देखो अगर ये हो रहे हैं तो ये ब्रैकेट जब खुलेगी तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ था नहीं। इधर ये माइनस रूट 23 है, ये माइनस का रूट 23 और ये प्लस का रूट 23, दोनों कट जाएंगे, आंसर बचेगा 3। यानी इसका जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3 और ये क्या है रेशनल। तो आंसर इसका क्या आएगा रेशनल। इस तरीके से आंसर देना है, क्या लाके बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके आंसर देना है, इस फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके। इसी तरह थर्ड का भी रूट 7 कट हो जाएगा आपका, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आंसर हो गया तो आपके पास क्या आएगा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? यस सर। तो इसमें सेकंड में भी आपने सिंपलीफाई कर लिया होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक फर्स्ट वाला सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 7 में ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसके नेक्स्ट पार्ट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट में फिर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है? हाँ देखो वो क्वेश्चन आ गया आपके पास, जो मैंने आपको जिसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दिया था। 1.5 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको रीड करो बेटा क्या है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको रीड करो एक बार, क्या लिखा है उसमें। किया रीड बेटा?
इसमें लिखा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। बताया था ना पाई क्या होता है, पाई एक रेशियो होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर का, है ना। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है ना पाई डी, तो ये डी नीचे चला गया तो सी के पास सी अपॉन डी आ गया। तो पाई की जो वैल्यू होती है सी अपॉन डी होती है, ठीक है। दिस इज सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल इरेशनल। तो अगर ये रेशियो में आ गया पाई की वैल्यू ए अपॉन बी या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है तो ये रेशनल होना चाहिए, बट ये हमारा जो फैक्ट है कि पाई इरेशनल होता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जैसे हम पहले कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पाई है इरेशनल है, अब इरेशनल होने के बाद हम खुद ही इसको दिखा रहे हैं कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी आ रहे हैं, तो ये हम ही कह रहे हैं अब कि ये रेशनल भी आ रहा है। यानी एक टाइम पे हम भी बोल रहे थे कि ये इरेशनल है और दूसरे टाइम पे भी हम प्रूव कर रहे हैं कि ये रेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। यानी एक ही चीज को दोनों बता देना हमने कि ये रेशनल भी है और इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो इससे कॉन्ट्राडिक्शन जब होता है तो इसमें से एक ही चीज सही होती है। अब इसमें सही क्या है? हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यानी इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करते हैं? देखो, जब भी आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ये सी अपॉन डी का जब रेशियो होता है ना, तो ये पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7। वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट क्यों होती है? अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अप्रोक्सीमेट क्यों होती है? सुनो, मान लो हमने कोई भी लाइन खींच दी या कोई भी सर्कल बना, अब आपको मतलब स्केल से मेजर करो या कोई भी दूसरी चीज से मेजर करो, तो आप जब भी लाइन मेजर करते हो तो बेटा स्केल से एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी 19-20 हो जाता है। स्केल को नापने में हमारे पॉइंट थोड़ा बहुत सेंटीमीटर से जो mm होते हैं वो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, तो पता नहीं चलता। हम तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, जैसे कोई 3.5 वैल्यू आ रही है तो 3.6 आ रही है, 6 को भी 5 ले लिया किसी ने, 5 और 6 के बीच में आ रहा है तो कोई 5 ले लेगा, कोई 6 ले लेगा। तो इसी तरीके से जो कोई भी हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं स्केल से, है ना, तो वो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। देखो बहुत कम डिफरेंस होता है। अभी तो आप क्या थे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे काम कर रहे थे, इनमें बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, क्योंकि ना एक्सपेरिमेंट होते हैं बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पे, अप्रोक्सीमेट पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं और डायमीटर जो मेजर करते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पाई हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होती है 22/7, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लेते हैं, बट एक्चुअल में है नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्यूरेट नहीं है ये। तो अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू को तो हम नहीं बता पाएंगे कि भाई ये रेशनल है या इरेशनल है, और वैसे इरेशनल तो है, होता है ये पाई, आपने देख भी लिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप यही कह सकते हो कि जो वैल्यू होती है सर्कमफेरेंस और डायमीटर की, हमारी खुद की मेजर की होती है, तो इसीलिए वो अप्रोक्सीमेट आती है, एक्यूरेट नहीं आती है। तो इसीलिए जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो पाई इज ए इरेशनल, इसीलिए पाई को इरेशनल मान के चलता है। क्लियर है बेटा? हाँ, फिर रिप्रेजेंट रूट अंडर रूट 9, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल ही समझा दिया था, ठीक है। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूट वाले को फिर नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो कि कल टॉपिक मैंने करवा दिया था। देखो, आप लोग अगर एनसीईआरटी कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन ही आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कल किसने बताया था, मुझे कामना ने बताया था कि वो एक क्वेश्चन था जिसमें ए और बी की Yes, वैल्यू sir. फाइंड करनी थी। तो वो क्वेश्चन आते हैं बेटा कंपटीशन में इस तरह के, तो आप कंपटीशन की तैयारी करो साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके, क्योंकि ये तो बेसिक है, इनकी हेल्प से हमें सिर्फ मेथड पता चल सकते हैं। लेकिन आप जो कंपटीशन के एग्जाम दोगे उसमें आपको ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपका जस्ट बेस क्लियर करने के लिए है, मेथड क्लियर करने के लिए है, ठीक है। किस तरह से किसी भी टॉपिक का किस तरह से सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो ट्रिक्स यूज होती हैं वो कंपटीशन में यूज होती हैं। जैसे कल जो क्वेश्चन दिया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया करो बेटा इस तरीके से ना। तो रेशनलाइजेशन में किसी को डाउट कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? रेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है, एक तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, एक होता है रेशनलाइज द न्यूमरेटर। बात एक ही है। बात एक कैसे है
क्योंकि जब रेशनलाइज द न्यूमरेटर करने की कहेगा वो, तो यानी न्यूमरेटर को हमें क्या बनाना है, रेशनल बनाना है। वो इरेशनल होगा, उसको रेशनल बनाना है। अगर वो कहते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो कि आपके सिलेबस में है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल बना के छोड़ना है। अब रेशनल को इरेशनल को रेशनल एक ही तरीके से बनाया जाता है, उस इरेशनल को उसी से ही मल्टीप्लाई करवाओ। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, तो नीचे डिनोमिनेटर में है इरेशनल, तो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो रेशनल बन जाएगा। लेकिन खाली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाने से वो इक्विवेलेंट नहीं रहेगा पहले जैसा, तो इसलिए न्यूमरेटर को भी √7 से करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे √7 माइनस √6 है, अब ये दो टर्म आ गए, अब ये a माइनस बी आपको गिवन है, तो आपको a प्लस बी चाहिए, यानी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करवाओगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर बन रहा है हमारा, तो उसको रेशनल बनाना है। अब आपको मैंने बताया था इस ये a माइनस बी है आपके पास, है ना, a माइनस बी, और इसको रूट लगाना था, रूट लगा लो, ठीक है, रूट आता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, √a प्लस √b से, जिससे कि आंसर आ जाए a माइनस बी। आ रहा था ना, आएगा a स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, चलो कटा हुआ भी दिखा देता हूँ आपको, इसीलिए a माइनस बी आता है। तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो यहाँ पे a प्लस बी चाहिए आपको, √7 प्लस √6, नीचे एक मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, √7 प्लस √6, है ना। और अगर यहाँ √7 प्लस √6 होता तो यहाँ माइनस ले लेते और यहाँ पे भी माइनस ले लेते। अब आप सॉल्व करो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रेशनलाइजेशन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे जाके बहुत यूज होगा ये 10th क्लास में भी। बताओ, बोलो भाई। भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं बोल रहे, या सब कुछ समझ में आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहे, ये तो बताओ। सर समझ आ गया। सिर्फ दो बच्चों की आवाज आती है बस। समझ आ गया गया सर, समझ आ गया। अच्छा आगे सुनो बेटा, सभी सुन रहे हैं तो मेरा एक काम करना, आज करोगे? यस सर। यस सर। हाँ, यस अच्छा, सब सर। ध्यान से सुनना। जो जो जैसे जैसे कामना ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, कामना ने अपने नेम के सामने लिखा है कामना 9th A1, लिखा है ना? यस सर। हाँ, तो बेटा सभी Yes, अपने जो है ना, सभी अपने अपने नेम के सामने ना अपना सेक्शन लिख दो, सभी अपने अपने नेम के सामने अपना सेक्शन लिख दो, लिख दोगे? बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो आज ये क्लास होने के बाद अपने अपने नेम के सामने, जो 30 मिनट का जो नेम है आपका, उसके सामने अपना क्या लिखना है आपको? क्या लिखोगे? सेक्शन। सेक्शन लिखना है। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी, इसमें 10 सेकंड का टाइम लगेगा आपको, वहाँ पे एडिट करके ना आप इसमें अपना नेम के आगे सेक्शन लिख देना, जैसे 9th A1 का है, कोई 9th A2 का है ना। ठीक है बेटा, इससे थोड़ा सा ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा किस सेक्शन से है। ठीक है, कर दोगे ये? यस सर। हाँ ठीक है, ये जरूर करना अभी है। चलो ठीक है, तो फिर तो रेशनलाइजेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे चले फिर। ठीक है, तो आगे हम करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो बेटा ये पूरा टॉपिक का नाम समझो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स आपको पता ही है, एक्सपोनेंट बोल दो, पावर बोल दो, डिग्री बोल दो, या इंडेक्स बोल दो। और फॉर रियल नंबर्स, रियल बेटा रियल नंबर याद रखना हमेशा, रियल नंबर्स बता रहे हैं क्या होते हैं मैंने आपको, है ना। अब इसमें लॉज पढ़े होंगे आपने, हम हमेशा पढ़ते हो, मेरे ख्याल से 6th 7th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं।
जैसे ए रेज टू दी पावर ये m, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और दूसरा क्या नाम है? इंडेक्स। तीसरा क्या नाम है? पावर। एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, और चौथा क्या नाम है? डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। जैसे आपके भी अलग अलग नाम है, स्कूल से कोई अलग नाम से बुलाता हूँ आपको, घर पे कोई अलग नाम हो आपका। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया ए, एम हो गया डिग्री, एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स। क्लियर है? तो अब बजाय तो किसी भी चीज को मुश्किल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते इसीलिए हैं ताकि हमारी कोई जो चीजें जो ज्यादा टाइम ले रही है उनको थोड़ा हम ऐसा कुछ मेथड अपनाएं टाइम कम ले। तो ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जब एक्सपोनेंट्स में आ जाते हैं क्वेश्चंस तो उनको लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह से सिंप्लीफाई किया है जिससे कि टाइम भी सेव हो हमारा। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके लॉ बता देता हूँ, जब पढ़ रखे फिर भी मैं आपको रिपीट कर दूंगा अभी। ठीक है, जैसे ए रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई ए रेज टू दी पावर n। यहाँ पे दो टर्म्स है आपके पास, ए की पावर m और e की पावर n, उन दोनों का प्रोडक्ट करवा रहे हैं। प्रोडक्ट हुआ तो वो सिंगल बन गई। तो ये दोनों के जो बेस देखो, इसका बेस ए है, इसका बेस है, लेकिन इसकी पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है वो देखना है आपने, मल्टीप्लाई। तो अगर जब भी किसी दो चीजों का बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर से ऐड हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसी में एक दूसरा लेते हैं। जब ऐसा ही सेम हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और बीच में डिवाइड आ जाए तो पावर ऐड होने की जगह माइनस हो जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब नेक्स्ट, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, है ना, पावर सेम हो और बीच में हो मल्टीप्लाई, तो क्या होते हैं? बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। यानी ए बी की पावर एम, ए इंटू बी की पावर एम, पावर दोनों पे आ जाती है। बात तो एक ही है, दोनों का ही होना है। और फिर फोर्थ है, जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और बीच में हो डिवाइड, है ना? तो वही होता है जैसे इसमें बीच में डिवाइड भी लगा रहेगा और पावर दोनों पे आ जाएगा। इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी, क्योंकि ए डिवाइड भी मतलब ए अपॉन बी, और पावर समझ में आ रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो बेटा इनकी समझा करो, हर चीज समझ के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये एक हमारे ये हो गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और हमारे पास क्या है? एक किसी की भी पावर जीरो होती है हमारे पास। एक तो ये होता है किसी की भी पावर, यानी नेगेटिव में कुछ भी और पावर जीरो हो तो आंसर आता है 1। ठीक है, फिर एक और क्या है, अगर किसी भी बेस की कोई पावर है और उस कंप्लीट की भी कोई पावर दे रखी है, या उस कंप्लीट की भी कोई पावर दे रखी है एम एन ओ, यानी कितने भी पावर की भी पावर हो तो सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, एम इंटू एन इंटू ओ। अगर और भी कुछ होता आगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ गया? जनरली आपको दो दो तक का पढ़ा होता है आपने कि एक की पावर एम और उसकी पावर एन, तो एम इंटू एन। लेकिन आप आगे भी पढ़ो, पावर की जितनी भी पावर लगती चली जाएगी ना तो वो सारी आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। क्लियर है? बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं सारे। अब इन पे बेस्ड जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बहुत इजी है, बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये इनमें जब आप नहीं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं इनके साथ अगर खुद इनके साथ प्ले करो, आप इनके साथ प्लेइंग करोगे तो ये आपको आगे जाके हेल्प करेंगे। ठीक है,
चलो तो एग्जाम्पल आप कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको दे रखे हैं, सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, मुझे आपके लिए ज़्यादा इजी रहेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है सबसे उसमें दे रखी है, मैं आपको बता ही देता हूँ। बताइए पेज नंबर 26 पे आ जाओ, पेज नंबर 26 पे आ जाओ। एक बार पेज नंबर 26 पे देखो, आपको एक बीच में दे रखा है ए रेस टू द पावर m अपॉन n, यानी जो पावर है वो रेशियो में दे रखी है। अब क्यों दे रखी है उसका ध्यान से सुनना। अब इसको मैं पूरा समझा देता हूँ आपको कैसे दे रखा है। ठीक है। देखो इसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से लेते हैं ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, यहाँ ये nth रूट है, nth रूट, यानी जैसे कि मैं रूट लिखता हूँ, तो यहाँ पे बेटा ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम 2 लिखते नहीं जनरली स्क्वायर रूट, लेकिन 2 होता है, तो ये सेकेंड रूट है इसका। ठीक है। और अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3, तो इसका थर्ड रूट है। ठीक है, थर्ड रूट। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी, n लिखा है, तो यहाँ पे जितना भी होता है वो उतना ही रूट होता है। सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट। अब यहाँ पे n है तो nth रूट। ठीक है, इसका मतलब है nth रूट, nth रूट ऑफ इसका a raised to the power m। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या है क्या चीज है, मैं साथ साथ आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। काम करते एग्जांपल ले ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेकेंड रूट ले लेता हूँ, और 5 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर लेते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, तीनों डिफरेंट ले लिए मैंने। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, स्टेप वाइज अगर इसको देखोगे तो ये सबसे छोटी सी चीज है। पहले उसमें देखते हैं ताकि उसमें आपको समझ में आता है। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, या फिर टेन 2 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन बाकी में लगाना पड़ेगा। तो 5 की पावर 3 तो है ना। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे रूट 5 हो और यहाँ पे 2 हो, यानी स्क्वायर रूट है, तो यानी 5 और स्क्वायर रूट को हटा दें, ये स्क्वायर रूट को हटा दें तो 5 के ऊपर कितना आ जाएगा, हाफ पावर आ जाएगा। हाफ क्यों आता है कि यहाँ पे सेकेंड रूट है, इसलिए 2 आता है। ठीक है, यानी अंदर जो भी उसमें 1/2 लग जाएगा। अब यहाँ पे अंदर कौन है, 5 रेज़ टू द पावर 3 कंप्लीट है। तो कंप्लीट है, तो कंप्लीट पे अगर मैं हटाना चाहूँ रूट, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो वाला फॉर्मूला लग जाए, a रेज़ टू द पावर m और उसकी भी पावर n, तो आ जाएगा a की पावर m इंटू n, यानी 5 रेज़ टू द पावर 3 और इंटू में 1/2, यानी 5 की पावर कितनी आ गई, 3/2, यानी ये 3 और ये नीचे 2। तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, a की पावर जो m है ना, अब a की पावर m है, इसके ऊपर कौन सा रूट जाएगा, 1/n, क्योंकि यहाँ पे nth रूट है, 1/n। जैसे यहाँ सेकेंड रूट था तो 1/2 रूट गया, तो यहाँ पे nth रूट है तो 1/n जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी m इंटू 1/n, तो ये हो जाएगा a raised to the power m/n, यानी किसके इक्वल होता है आपका ये, a raised to the power m/n। ठीक है, क्लियर है इतना। ये आपको ये दे रखा है इसमें। अच्छा एक चीज और दे रखी है इसमें, कंप्लीट पे भी लगा रखा है, कंप्लीट पे भी लगा रखा है, फिर भी वही बात है। देखो उसने क्या लगा रखा है, कंप्लीट पे लगा रखा है, जैसे nth रूट और a और पावर में m। क्लियर है, अब भी वही बात है। अभी देखो पावर को नहीं छेड़ेंगे, पावर को पावर में ऐसे ही रहेंगे। अब ये a के ऊपर है, आपके पास रूट है, a के ऊपर रूट है, nth रूट है, तो a के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। अब वही वाला फॉर्मूला आ गया, एक की पावर है और फिर कंप्लीट की भी पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 1/n इंटू n, n इंटू 1n 1/n में n, यानी अब भी वही आंसर आ रहा है, यानी b आ रहा है, यानी ये इसके भी इक्वल है, यानी इक्वल, तीनों इक्वल है ये।
एन, ओनली ए और कंप्लीट पे एन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अगर आपको कंपटीशन या फिर आगे जाके काफ़ी मेथड्स आएंगे, उनमें भी यूज़ होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी, ठीक है ना। मैं इसके भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 64 रेज़ टू द पावर 1/2। 64 रेज़ टू द पावर 1/2। इसको क्या कह रहा है वो? फाइंड। फाइंड मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फाइंड या सिंपलीफाई, ठीक है। सोल्व। तो पहले हम इसको लिखते हैं। 64 को कैसे लिख सकते हैं? देखो, दो मेथड है आपके पास। या तो आप इनके फैक्टराइजेशन कर लो। 64 के फैक्टराइजेशन करोगे यहाँ पे, आप देखोगे कितने बार 2 आ जाएगा। 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 और ये 2। कितनी बार आ रहा है बेटा? 6 टाइम। यानी इसको हम 64 किसके इक्वल है आपका? 2⁻6 इक्वल का साइन। फॉर्म अलग है, दिखने में अलग है, लेकिन वैल्यू सेम है। तो 64 को रिप्लेस कर सकते हैं 2⁻6। मैंने 2⁻6 लिख दिया 64 को, और ये ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर हाफ है। अब आपके पास लिखा है फॉर्मूला यूजिंग कौन सा? e⁻m इंटू में सॉरी कंप्लीट पे पावर n इक्वल टू e⁻m इंटू n। पावर की पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2⁻6 इंटू में 1/3। पावर से पावर कटना है, ठीक है। बेस पॉइंट हमें जब पावर में काम होता है तो पावर ही आपस में कटेंगे। तो क्या बचा? 2⁻3। 2⁻3 कितना होता है? 8। आपके पास 8 आ गया आंसर। दूसरा क्या है? एक 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। परफेक्ट स्क्वायर, तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। तो 64 को लिखा मैंने 8 का स्क्वायर, और पावर में कितना लिखा हुआ है? 1/2। सिर्फ 64 को ले 8 की पावर। अब पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दूसरे टू कट गया, 1 बचा खाली, तो 8 की पावर 1 यानी 8। आंसर सेम आ रहा। समझ में आ गया? बताओ, बोलो भाई। यस सर। ये तो मेरे ख्याल से आपको आते भी अच्छे से आते हैं। किस किस को आते हैं मुझे बताना जरा मुझे। सर में आते हैं। कामना, किसी, तन्वी और सर हमें भी आते हैं। दिया, सर हमें भी आते हैं। सर हमें भी आते हैं। संजीव। सर हमें भी आते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो मुझे आप बताओ, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है, इसमें कोई बताने वाला है कि आपको लग रहा हो कि बेटा ये चीज कि सर ये वाला बता दो, इसमें थोड़ा सा डाउट है हमें, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। जो जो भी क्वेश्चन आप कहोगे वो वही एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। बोलो। बताओ भाई। बस ये लॉज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। लॉज थोड़े से अगर याद रहेंगे तो आप इजीली कोई भी काम कर पाओगे, ठीक है। लास्ट में जो समरी दे रखी है आपको पेज नंबर 27 पे, अगर इसको रीड कर लोगे तो समझ लो पूरा चैप्टर ही आ गया आपको। इसमें सारी चीजें दे रखी हैं आपको, हर चीज के बारे में बता रखा है एक सीरियल वाइज। तो बताओ मुझे बेटा, इसमें 1.6 में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको कि जो थोड़ा सा डाउटफुल है, कि थोड़ा नहीं आ पाएगा या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बता देते हैं इसके अंदर से। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन का पार्ट।
11 रेज़ टू द पावर हाफ और 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, बीच में ये डिवाइड का साइन है आपका, तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था a रेज़ टू द पावर m अपॉन में a रेज़ टू द पावर n, ये हो सकता है ऐसे लिखा उस टाइम a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, दोनों एक ही है, दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यही आएगा, है ना। बेस सेम कर रखा है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस m माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली m कहलाएगी और नीचे वाली m, तो 11 रेज़ टू द पावर, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो 11 की पावर हाफ माइनस, ऊपर वाली पावर पहले लिखी जाएगी, नीचे वाली माइनस करके फिर वो लिखी जाएगी, उल्टा नहीं लिख देना कि यहाँ गया ये पीछे आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व, एलसीएम ले लेंगे, पावर पावर में एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ 4 जाएगा, 4 आ जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा, है ना। फिर इसको से डिवाइड करेंगे 2, फिर डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1, 11 की पावर 2 माइनस 1 यानी 1/4, ये आपका आंसर है। क्लियर है। यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब बताओ बेटा, अगर इसमें से और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, पावर सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 × 8 हो जाएगा 56 रेज़ टू द पावर हाफ। क्लियर है। Yes, sir. बेटा अब आप मुझे बताओगे कि इसमें से मैं कौन से क्वेश्चन बताऊँ, मैं आपको कोई एग्जांपल, पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया, इसमें आपको कोई डाउट है किसी चैप्टर में तो बताओ, बोलो। किसी भी चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई डाउट नहीं है। देखो जो समरी दे रखी है आपको पेज नंबर 27 पे, उस पे जो 8th जो पॉइंट दे रखा है, उसमें ये जो दे रखे हैं ना रूट वाले, रूट ए बी इक्वल्स रूट ए इंटू रूट बी, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था, पीछे भी आपको पेज नंबर 21 पे दे रखे हैं सारे, तो ये जरूर सोल्व करने हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का हम क्या करेंगे कि वो स्क्वायर रूट हट जाता है, जैसे हमें रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर भी दे रखा है ना, तो ये ए और बी पे तो फ्री है, रूट नहीं है, और रूट ए बी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से पता चल गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लर्न होने चाहिए आपको बेटा। अभी देखो हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में कौन कौन से चैप्टर किए हैं, पॉलिनोमियल कर लिया, पॉलिनोमियल किया था ना, पॉलिनोमियल पे हमारा रिवाइज हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज हो चुका है, और हमने थर्ड भी यहीं पे किया था, लाइव क्लास में किया था ना। Yes, sir. हाँ, और चैप्टर भी लाइव क्लास में किया था, यस सर। चैप्टर भी लाइव। हाँ, तो ये रिवाइज तो हमारे हो ही गए, क्योंकि स्कूल में तो आपके हो गए थे ना चैप्टर, स्कूल में हो गए थे ना चैप्टर ये। यस सर। हाँ, तो ये चारों चैप्टर मतलब कि मैंने दोबारा भी समझा दी है, रिवाइज भी आपका ये हो गया है, ठीक है। तो इन चारों चैप्टर में अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप क्वेश्चन लेके आ जाया करो या मुझे फॉरवर्ड कर दिया करो। आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको, कोई डाउट हो तो पूछा करो, ऐसे नहीं है कि भाई जो आपको एनसीईआरटी में करवाया जा रहा है यही आप सोल्व करते हैं बार बार, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसमें इतने नहीं है कि आप सोल्व करते हो इनको। तो
कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है बताओ, वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर ये चैप्टर थोड़ा कम आता है तो फिर वही चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बोलो बोलो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है भाई। किसी को ये लग रहा हो कि सर ये वाला चैप्टर एक बार थोड़ा सा कम समझ में आया तो उसी को रिपीट कर लेंगे दोबारा। अभी जो मैंने काम दिया आपको वो जरूर करना है बेटा। जैसे क्लास ओवर हो जाती है तो आपको अपने अपने नेम के सामने अपना सेक्शन जरूर मेंशन करना है, ठीक है बेटा। नेम के सामने सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो नेम के सामने Yes, सेक्शन sir. जरूर मेंशन करना है। हाँ, जैसे क्लास ओवर हो जाएगी, ओवर होते ही नेम के सामने अपना सेक्शन मेंशन कर देना है आपको। क्लियर है? जो भी जिस सेक्शन का है। क्लियर? Yes, sir. हाँ, और एक काम और कर सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. आप सबको अपनी अपनी स्टूडेंट आईडी लर्न है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कामना ने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कामना ने कैसे लिखा है। आपको कैसे लिख देना है, ध्यान से सुनो। कामना, फिर उसके बाद उसके बाद लिखना है 9th A1, अगर आप A1 के हो, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में अपनी स्टूडेंट आईडी, ऐसे लिख दोगे सभी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. अपना नेम, सेक्शन और आईडी, ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो इसके लिए मैं आपको भी थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 2-3 मिनट, जिससे आपकी पहले वाली पिछले अगले वाली क्लास के लिए थोड़ा सा पहले ही टाइम मिल जाए आपको, है ना? तो मैं आपको भी टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से आप अपना सर यहाँ पे कमेंट नहीं लिखना है। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं सर आई, कमेंट क्या नहीं लिखना है। बोला? शोर हो रहा है सर काफी, ऐसे बताओ। कह रही कमेंट में लिखनी है। नहीं कमेंट में नहीं, जैसे आपका नाम आ रहा है, जैसे मेरे पास नाम लिखा है कामना 9th A1, तो आपका जो नेम आपने कहीं डाला होगा ना टीचमेंट में। Yes, sir. हाँ, तो टीचमेंट में जहाँ आपने अपना नेम डाल रखा है वहां नेम जाके एडिट करोगे ना अपना, Yes, नेम एडिट sir. करोगे। हाँ, तो वहां पे अपना नेम एडिट करके वहां पे आपको ऐसे लिखना है, नेम, क्लास और फिर स्टूडेंट आए, ठीक है? कर Okay, दोगे? sir. Yes. चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अभी फटाफट कर दो, ठीक है? सुनो मेरी बात, मैं आपको उसमें लिखा होगा
और अकाउंट के ऊपर जो आपका नेम आ जाएगा, फिर नेम में आप एडिट करोगे तो वहाँ पे नेम एडिट हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। हाँ हर्ष। एग्जिट कर लो, अगले क्लास का टाइम हो ही रहा है बस। नैन्सी, जतिन एग्जिट कर लो, हो गया टाइम अगले क्लास का। एग्जिट करो जतिन, सारिका एग्जिट कर लो।